और फिर इनको बॉईल करना है। अच्छा सायरा जी, चावल जो आपने बताई ये आपने कितनी देर भिगोए पहले से? ये देखो चावल पर डिपेंड करता है कि हम कौन से चावल बना रहे हैं, क्योंकि सेला चावल जो होते हैं वो बिना भिगोए जो है बनते तो है नहीं, तो लेकिन कुछ चावल ऐसे होते हैं 1 घंटा भिगोने पड़ते हैं, कुछ होते हैं 2 घंटे भिगोने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे भी चावल होते हैं कि जो बस आधा घंटा भिगोया या 5 मिनट भिगोए और बना लेते हैं, तो वो चावल के ऊपर डिपेंड करता है। बेसन हमें टाइट इसलिए रखना है क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं अगर पतला बेसन होता है तो वो पानी में मिक्स हो जाता है जी। और कोशिश करेंगे पानी गर्म होना चाहिए तभी हम बॉल्स डालें, इसीलिए पहले पानी गर्म करने के लिए हमने रखा था। अब हम इनको बॉईल करेंगे, तो हम इसको चेक करेंगे पहले कि ये बॉईल हो चुके हैं या नहीं। इसके लिए मुझे 1 स्पून लगेगी, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। तो इसे कितनी देर पकाना होगा ऐसे? बस इसको 5-10 मिनट पकाइए, क्योंकि पूरा तो ये गलाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना रखना है कि ये टूटे नहीं। आप चाहें तो इसको चावल की जगह ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं कि उसमें मसाला भूने थोड़ा सा पानी डालकर और खंड भी डालकर आप बना सकती हैं, तो वो रोटी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। अब ये देखिए हमारे ये एक तरह से बिल्कुल बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे पानी में से जी। इसके लिए हाँ 1 प्लेट दे दीजिए मुझे और थोड़ा बड़ा स्पून। कुछ लोग इसको ऐसे बॉईल करने के बाद इसकी कटिंग करके और इसको सॉस के साथ भी खाना पसंद करते हैं जी। शाम में स्नैक्स जी, शाम में चाय के साथ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम पहले थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। चाहे तो 2 पीस कर सकती हैं, और अगर आपको छोटे पीस चाहिए तो आप इसके 4 पीस भी कर सकती हैं। अब क्योंकि जो आपने पूरा पेस्ट बनाया था वो ज्यादा थिक था जी, तो उसे काटने में भी प्रॉब्लम नहीं जी होगी। बहुत इजीली ये कट रहा है। ये देखिए सारी बॉल्स हमने कटिंग कर ली हैं जी। अब हम चावल तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे। फिर कढ़ाई में चावल के अकॉर्डिंग हम ऑयल डालेंगे, तो इसके लिए ऑयल दे दीजिए। ये कोई पर्टिकुलर ऑयल होता है या आप कोई भी रिफाइंड? कोई भी ले सकते हैं, आप सरसों का भी ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अच्छा, घी में भी कर सकते हैं। ओके। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। अच्छा, जीरा लीजिए। जीरा हम अपने पसंद के मुताबिक डालेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जीरा ज्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, तो हम इसी के हिसाब से डालेंगे। जीरे को हम ब्राउन करेंगे। जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये खंडवी जो है इसको लाइट फ्राई करेंगे। इसको
साथ के साथ हमें चलाते भी रहना है। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये टूटनी नहीं चाहिए। फिर हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, क्विक एंड सिंपल रेसिपी जो कि आराम से कोई भी बना सकता। और सारे इंग्रेडिएंट्स भी मतलब ऐसे हैं कि जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल सकते हैं। ये देखिए हमने दूसरी तरफ से इसको पलट दिए सबको। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक चावलों के हिसाब से। ठीक है, इसे चलाती रहो जी। चावल के हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। थोड़ी सी लौंग डालेंगे खुशबू के लिए। अच्छा सायरा जी, अलग से नमक डालने का कोई रीजन इसके बाद? क्योंकि हमने पहले अगर हम डालते हैं तो फिर ये इसके साथ फ्राई होंगे तो इसमें नमक तेज हो सकता है। तो क्योंकि अब नमक डालते ही हम चावल डाल रहे हैं तो फिर नमक जो है वो चावलों में ही मिक्स होगा साथ में। ओके, ठीक है जी। हम इसमें चावल डालेंगे और फिर पानी डालेंगे। पानी हमें चावलों के हिसाब से डालना है। इतना ही डालना है कि चावल हमारे गल जाएं। और बहुत एहतियात से हमें चलाना है कि चावल हमारे टूट ना जाएं। अगर बहुत से नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जो चटपटा पसंद करते हैं, अगर वो चाहें तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें। अब हमें पानी थोड़ा और डालना है ताकि चावल जो है अच्छी तरह से गल जाएं। अब जब तक चावल हमारे गलते हैं हम इसको ढककर पकाते हैं। ऐसे नाज़रीन, खाना ढककर पकाने का एक और फायदा है कि आप इकोनॉमिकली भी बहुत सेफ हैं। आप अपने घर की गैस जो है उस पर भी बहुत बचत कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड आइडिया डेफिनेटली। तो सायरा जी, कितनी देर से पकाएंगे हम? जब तक चावल हमारे गलेंगे नहीं तब तक। तो अप्रोक्सीमेटली कब तक 5 मिनट लगते हैं? 5 मिनट। तो हमने फुल स्टीम पर फुल स्टीम पर रखना है, लेकिन जब हम देखेंगे कि एक उबाल आ चुका है तो हम गैस को सिम कर देंगे। अच्छा। उससे जो है चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमें कितनी देर वेट करना होगा? ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट या 2 मिनट। अच्छा, तो इसके बाद अब हम सर्विंग प्लेट निकालते हैं। इसको सर्व करेंगे एक सर्विंग प्लेट में। जनरली सायरा जी, इसे हम किसके साथ सर्व कर सकते हैं? मतलब खाली ऐसे भी खाया जा सकता है या चटनी? जी, ऐसे भी खा सकते हैं या रायता बना सकते हैं हम साथ में, या फिर चटनी जैसे हरी मिर्च की चटनी होती है या टमाटर की चटनी होती है, हम उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें फिर हम खंड भी जो है ऊपर से रखेंगे, गार्निश कर सकते हैं आप उससे। फिर हम इसको गार्निश करेंगे हरी धनिया के पत्तों जी। तो सरवत जी, बनकर तैयार है हमारे खंडवी चावल। अब मुझे उम्मीद है कि भाप उठते हुए चावल खाने का मजा ही कुछ और है और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो जैसा कि सायरा जी ने कहा, हमारे खंडवी चावल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। खंडवी चावल बनाने के लिए चाहिए बेसन, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, नमक, जीरा, चावल, तेल और लौंग। खंडवी चावल बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में बेसन, नमक, हरी मिर्च, जीरा, प्याज और पानी डालकर बॉल बनाएं। फिर एक पैन में पानी में बेसन से बने बॉल को उबालें। फिर
फिर उबले हुए बॉल्स को एक प्लेट में निकालकर 2 हिस्सों में काट लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें। अब गरम तेल में जीरे के साथ खांडवी को फ्राई करें। इसके बाद नमक, चावल और पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। तो नाज़रीन, खंडवी चावल के बाद अब क्या होगी हमारी अगली रेसिपी, ये जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इज्मा अदब डॉक्टर पर बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या है और होम्यो केयर में इसका उपचार मुमकिन है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़े का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जौदब, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ। जानते हैं हमारी एक्सपर्ट से कि नेक्स्ट वो क्या बनाने वाली है। सायरा जी, अब क्या बनाने वाले हैं हम? अब जो हम बनाएंगे वो है हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। अच्छा, हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? इसके लिए हमें चाहिए पनीर, सेब, चीज, काली मिर्च का पाउडर, काले अंगूर, काला नमक, मेयोनीज, दही, नींबू का रस, अनार के दाने और संतरा। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिल्कुल शुरू करते हैं। हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल, फिर हमें पनीर और सेब काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड चाहिए, जी एक नाइफ दे दीजिए आप। सैलेड में हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो भी कटिंग करेंगे वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, जनरली सायरा जी मेरे लिए टिपिकल सैलेड फ्रूट सैलेड का मतलब होगा सारे फ्रूट्स मिक्स करके ऊपर से चाट मसाला डाला एंड ओवर। यहाँ पे लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहुत ही क्रिएटिवली जी, लेकिन हाँ सैलेड जो है वो थोड़ा सा अलग भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सारे फ्रूट्स लिए और उनमें चाट मसाला हमने डाला, नींबू का रस डाला और वो तैयार हो गया। नहीं, अगर हम डाइटिंग पर हैं तो हम इस तरह का फ्रूट सैलेड बनाकर खा सकते हैं। फिर हम पनीर लेंगे, पनीर को भी आप इसी तरह स्लाइस डाइस में काटिए। पनीर के बाद हम इसमें डालेंगे संतरे। इसको पहले हम थोड़ा सा अगर साफ करेंगे और 2 पीस करेंगे इसके। अच्छा, इस सैलेड में सायरा जी दही का इस्तेमाल किस वजह से किया जा रहा है? दही का जो हम यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए और थोड़ा थिकनेस रहे सैलेड में, क्योंकि मेयोनीज भी डल रही है तो इसकी वजह से हमें दही भी थोड़ी सी डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से काले अंगूर, 1 स्पून दे दीजिए मुझे। टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे इसमें मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, नींबू का रस, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही, और थोड़ी सी मेयोनीज। अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। फिर हम इसमें थोड़े आधे डालेंगे और आधे हम गार्निश के लिए रखेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर किसी को इतने ज्यादा बड़े पीसेस नहीं सूट करते जी, तो वो थोड़े छोटे भी कर सकते हैं। वो छोटे भी कर सकते हैं, कोई आप पे कंपल्शन नहीं है। इसको अच्छी तरह से हमने अब देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। ये सायरा जी ब्रेकफास्ट में भी खा सकता है इंसान?
जी, ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकती हैं या फिर आप डिनर में भी ले सकती हैं इसको। फिर चीज जो है वो हम इसको कद्दूकश करके और ऊपर से गार्निश करेंगे। फिर हम अनार के दाने जो हैं वो साइड में डालेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड। जी, तो नाज़रीन, हमारा हेल्दी पनीर फ्रूट सैलेड तैयार है। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए चाहिए पनीर, सेब, अंगूर, अनार, संतरा, नींबू जूस, दही, म्यूनीज, काला नमक और काली मिर्च। फ्रूट सैलेड बनाने का तरीका: सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में सेब, पनीर, संतरे और अंगूर को बराबर हिस्सों में काटें। इसके बाद काली मिर्च, काला नमक, नींबू का रस, दही, म्यूनीज, अनार डालकर मिक्स करें। फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी दूसरी रेसिपी भी यहाँ खत्म होती है। आप सभी दोस्तों को ये याद दिला दूं कि अगर आप भी चाहते हैं अपनी रेसिपी हमारे प्रोग्राम में शामिल करना, तो जल्दी से हमें अपनी रेसिपी खत के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई की आज की एक किस्त यहीं खत्म होती है। अगली बार हम नई रेसिपीज के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसी, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं, वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री न करें, अपनी अपनी उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार कौन है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। मुझको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी
है। ए खुदा मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ने फिर उम्मीद के विपरीत फैसला किया, ब्याज दर फिर बढ़ा दी। 5 महीनों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी है। वजह महंगाई की चिंता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का फैसला इसलिए साहसी था क्योंकि वित्तीय बाजार राहत की उम्मीद में था। संदेह नहीं है कि मुद्रास्फीति के आंकड़े चिंताजनक है। 4 महीने बाद आम चुनाव है। ऐसे में मौद्रिक नीति में ढील के राजनीतिक खतरे अपने आप बनते हैं। संदेह नहीं है कि पिछले गवर्नर की तरह रघुराम राजन ने भी मुद्रास्फीति को नंबर 1 मुद्दा बनाया है। कारोबारी उद्योगपति सभी ब्याज दर में कमी चाहते हैं। अरसे से कारोबारी महंगे कर्ज से परेशान है। दिक्कत यह है कि सस्ते कर्ज से आर्थिकी में पैसे का चलन ऐसे बढ़ता है जिससे मुद्रास्फीति को हवा मिलती है। सवाल है, यह सिलसिला कब तक चलेगा? रिजर्व बैंक कब तक सख्त बना रहेगा? हिसाब से बैंकों के पास पैसा है, इतना अधिक है कि उन्हें अपनी तह ब्याज दर घटाकर कर्ज देने चाहिए। लेकिन लगता है सभी आम चुनावों तक इंतजार करने की नीति पर चलेंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। एक बार फिर इंतजार हो रहा है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पार्टी में बदलाव करने वाले हैं। उन्होंने पार्टी के तर्जुमान बदल दिए हैं, लेकिन मुबैना तौर पर पार्टी में काम करने के लिए हुकूमत से इस्तीफा देने वाली जयंती नटराजन को उसमें जगह नहीं मिली है, जबकि वजीर बनने से पहले वो तर्जुमान ही थी। ऐसे ही पार्टी के जिन जनरल सेक्रेटरीज को पार्टी में बनाए रखना है, उनमें से 2 मधुसूदन मिस्त्री और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ताहम बाकी जनरल सेक्रेटरीज के बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ है। कुछ जनरल सेक्रेटरीज लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इनमें से एक डॉक्टर शकील अहमद को वापस तर्जुमानों की फहरिस्त में डाला गया है। चुनांचा सवाल है कि क्या वो 3 रियासतों के इंचार्ज और तर्जुमान रहते हुए लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जाएंगे। राज्यसभा वाले जनरल सेक्रेटरीज जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी, BK हरिप्रसाद वगैरह को छोड़ दें तो बाकी सबको इलेक्शन लड़ना है। इसी तरह रियासती सुदूर के बारे में भी फैसला करना है। कई रियासतों में नए सुदूर मुंतखब किए जाने और उत्तर प्रदेश में सदर तब्दील किए जाने की भी बहस काफी वक्त से चल रही है। कुमारी शैलजा ने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया है और जयराम रमेश भी इस्तीफा देने वाले हैं। पार्टी में इनके किरदार के बारे में फैसला किया जाना है। जैसे जैसे इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस को हलीफ जमातें मिलने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उल्टे जो पुराने हलीफ हैं वो भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं या कम से कम फासला बढ़ाते जा रहे हैं। कांग्रेस के 2 और हलीफों ने अपने तेवर दिखाए हैं। NCP रहनुमा प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी को SIT से मिली क्लीन चिट की हिमायत कर कांग्रेस को इशारा किया है कि उनके पास दूसरा मुतबादिल भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि NCP के लिए मरकज का इख्तियार उतना अहम नहीं है जितना महाराष्ट्र का। वहाँ बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की बढ़ती ताकत को देखकर NCP ने अभी से पोजीशनिंग शुरू कर दी है। ये भी कहा जा रहा है कि रियासत में इलेक्शन से पहले NCP और कांग्रेस का इत्तेहाद खत्म हो सकता है। लोकसभा इलेक्शन के बाद दोनों अलग हो जाएंगे और असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। इंतखाबात के बाद NCP किसी नए इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। कहा जा रहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला हफ्ते को इस्तीफा दे सकते हैं और लोकसभा के साथ ही असेंबली के इंतखाबात कराए जा सकते हैं। दोनों ही पार्टियां इस बार अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। कांग्रेस के एक रहनुमा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला NDA हुकूमत में वजीर थे और गुजरात फसादात के वक्त भी वजीर बने रहे थे। कांग्रेस के 4 हलीफ DMK, तृणमूल कांग्रेस, JVM और MIM ने पहले ही कांग्रेस से किनारा कशी अख्तियार कर ली है।
3 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग होने वाली है। कहा जा रहा है कि उस दिन पार्टी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मुजव्विज